भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न आते हैं परंपरागत, उनको इस वीडियो में देखेंगे। सिर्फ तथ्य ही देखेंगे, अवधारणा पे हम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, ताकि समय कम है, परीक्षा ओरिएंटेड ही, आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपकी तैयारी हो। बाकी अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट भी, तो 2 घंटे का वीडियो हमने उपलब्ध कराया है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का। न मिल रहा हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और तथ्य सब एक साथ मिल जाएंगे। तो आइए बहुत तेज़ी से देखेंगे इसमें अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था विश्व में पाई जाती है। पूंजीवादी, जहाँ पर स्वतंत्रता दी जाती है, नियंत्रण सरकार का कम रहता है अर्थव्यवस्था पर, संसाधनों पर। दूसरी जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है किस तरह से अर्थव्यवस्था संचालित होगी। और तीसरा जो होगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, जैसे भारत जैसे देशों ने अपनाया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो स्रोत हमें मिलता है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में जो इन्होंने लिखा था। अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। इसी पुस्तक से अर्थव्यवस्था के जो आधुनिक सिद्धांत हैं वो उद्धित होते हैं। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत पहली बार कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883 इनका जो काल रहा था उसके मध्य इन्होंने प्रेरित इसको संपादित किया था। साम्यवादी जो स्वरूप है सरकार का, जो समाज का स्वरूप है साम्यवादी, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को पहली सीढ़ी बताया था साम्यवादी की। मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन साम्यवाद समाजवाद में अंतर यह होता है कि समाजवाद में सरकार तो होती है, लेकिन साम्यवाद में सरकार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो लोग अपने अनुसार, अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार समानता के सिद्धांत के आधार पर संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं। मतलब मार्क्स ने लोगों को बहुत समझदार, बहुत सहनशील और बहुत ही परोपकारी मान लिया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर स्वतंत्रता दे दी जाती है पूंजी स्थापित करने के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर उस पर नियंत्रण लगा के समाज का कल्याण किया जाता है। आर्थिक विकास की मापन की विधियां अक्सर पूछता है किसने ये विधि प्रतिपादित की, तो देख लीजिए थोड़ा सा। पहला है आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण। ये कहाँ से आया? तो इसका प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO के विश्व रोजगार सम्मेलन 1976 में संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। रट लीजिएगा इस चीज़ को। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक या सूचकांक PQLI, यहाँ पर नहीं दिया है, PQLI, इसका प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस द्वारा किया गया, जिन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को मिलाकर इसका निर्माण किया। क्रय शक्ति समता विधि PPP, सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया, WEF के द्वारा, ध्यान रखिएगा, IMF के द्वारा सबसे पहले किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तथा वर्तमान में इसका प्रयोग विश्व बैंक विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना तथा गरीबी दर के मापने के लिए कर रहा है। मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा विकसित अवधारणा है, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। यह सूचकांक किसी देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है, जो संबंधित देश में आर्थिक विकास एवं आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करता है। HDI का आकलन निम्न 3 आयामों पर आधारित है। पहला स्वास्थ्य, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा शिक्षा अर्थात ज्ञान, तीसरा जीवन स्तर। ठीक है, HDI बराबर इस तरह से LI × EI × LI, और इसका घन निकाल लिया जाता है। HDI का मूल्य ज्ञात करने के लिए 0 निम्नतम स्कोर होता है और 1 उच्चतम स्कोर होता है। UNDP के द्वारा 1990 में पहली बार HDI को जारी किया गया था, तब से प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। अगला है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसकी संकल्पना हिमालयी देश भूटान ने 1970 के दशक में प्रतिपादित की थी। यह जीवन स्तर, स्वास्थ्य, समय उपयोग, शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता, सुशासन, सामुदायिक जीवंतता, पारिस्थितिकी विविधता, लचीलापन तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा जारी की जाती है। इसकी पहली रिपोर्ट वर्ष 2012 में जारी की गई थी। विश्व खुशहाली दिवस
20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली मापन के क्या क्या आधार हैं? प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध, ये सभी खुशहाली मापन के आधार हैं। वर्तमान में खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पे फिनलैंड है। अब आपको ये बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 है उसमें। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय आय के आकलन तथा प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है, जो इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय की मदद प्राप्त करता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, GDP, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप अक्सर सुनते हैं, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक अपने सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण GDP के आधार पर ही करते हैं। वहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP क्या होता है? तो किसी देश की घरेलू सीमा में तथा बाहर स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के देशों की रैंकिंग तय करता है, जो कि परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर निर्धारित होती है। GNP बराबर इस तरह से GDP और निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण, अर्थात निवल विदेशी साधन आय जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको किससे निरूपित करते हैं? तो विदेशों से अर्जित आय में विदेशों की जो भेजी गई आय है उसको निकाल देंगे तो निवल विदेशी साधन आय हो जाएगा। तो GDP में निवल विदेशी साधन आय को जोड़ देंगे तो GNP प्राप्त होगा, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ये हमें प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। निवल घरेलू उत्पाद NDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, तो इसे अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में से वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती या ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो NDP बराबर क्या हो जाएगा? GDP माइनस मूल्य ह्रास। निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP को कैसे निरूपित करते हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती घटा देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे NNP कहते हैं। तो NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से आय मूल्य कटौती, या फिर GNP माइनस मूल्य कटौती। GDP प्लस विदेशों से जो प्राप्त आय है इसको हम क्या कहेंगे? GNP कहेंगे। तो GNP माइनस मूल्य कटौती भी लिख सकते हैं, GDP प्लस विदेशों से आय माइनस मूल्य कटौती भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही सूत्र कभी कभी पूछ लेगा, तो जो पूछेगा वो याद रखिएगा। वर्ष 1951-52 से 2015-16 की अवधि में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि 2007-8 में दर्ज की गई थी। सकल मूल्य वर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने पर बाजार मूल्य प्राप्त होता है। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है कि सकल मूल्य वर्धन में क्या शामिल करने पर बाजार मूल्य प्राप्त होता है? तो उत्पाद करों को शामिल करने पर। राष्ट्रीय आय के आकलन का प्रयास देखें तो वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास किया। ये आंकड़े इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिए गए थे। फिडले सिराज, VKRV राव आदि ने भी स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के आकलन प्रस्तुत किए। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया तथा PC महालनोबिस को इसका चेयरमैन बनाया गया। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की सांख्यिकी गतिविधियों एवं संबंधित मानकों में समन्वय हेतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई 1951 में। ध्यान रखिएगा। भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो वर्ष 1934 में इसकी कड़ी प्रारंभ होती है जब M विश्वेश्वरैया ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश में आर्थिक नियोजन के अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की जाती है। समिति द्वारा प्रस्तुत योजना को कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। उसके बाद वर्ष 1944 का समय आता है जब बम्बई के 8 प्रमुख व्यापारियों ने अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है क्योंकि प्रमुख सदस्य यही थे उसके। इसके प्रमुख सदस्य JRD टाटा
टाटा, जीडी बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, A.D. श्रीफ, आरदेशित दलाल तथा जान मथाई थे। आरदेशित दलाल की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग स्थापित हुआ था। इसी वर्ष श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत की गई थी। कब? 1944 में ही। लेकिन इसके बाद बॉम्बे प्लान के बाद आता है गांधी योजना श्रीमन नारायण द्वारा। वर्ष 1945 में C.M.N. राय ने जन योजना पीपुल्स प्लान प्रस्तुत किया। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया। क्रम से याद रखेगा इन सबको। वर्ष 1950 में सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री इसके, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई और उसके बाद योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, उनसे संबंधित तथ्य। प्रथम योजना 1951 से 56 तक हेराड डोमन मॉडल पर आधारित इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। भाखड़ा नागल जो परियोजना है, व्यास एवं दामोदर नदी घाटी इत्यादि परियोजनाएं प्रारंभ की गई। द्वितीय योजना 1956 से 61 तक PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित इस योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। तृतीय योजना 1961 से 66 तक रहती है। सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित यह योजना थी। 1962 के भारत चीन, 1965 के भारत पाक युद्ध तथा 1966 के सूखे के कारण लक्ष्य प्राप्ति में यह विफल रही थी। इसके बाद योजना अवकाश की अवधि आती है। योजनाओं को थोड़ा सा विराम दिया जाता है। 1966 से 69 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं घोषित होता है। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। चतुर्थ योजना 1969 से 1974 तक, इसमें परिवार नियोजन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में जो कि हुआ था, इस योजना की प्रमुख विशेषताएं थीं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक, गरीबी निवारण कार्यक्रम का प्रारंभ और गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977-78 में प्रारंभ किए गए। इस योजना को 1 वर्ष पूर्व अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। अनवरत योजना, इसे जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ किया। अनवरत योजना की संकल्पना, ध्यान रखिएगा, रोलिंग प्लान के लिए जाना जाता है। जो द्वितीय योजना अवकाश है 1978 से 80, इसलिए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोलिंग प्लान ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था या ये 6ठी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। तो आज से ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्लान को जो 5वीं योजना है इसको कैंसिल किया था किसने? जनता पार्टी की सरकार ने। उसने नई 6ठी पंचवर्षीय योजना लाई, उसमें शुरू किया रोलिंग प्लान को, अनवरत योजना को। बाद में इंदिरा गांधी ने फिर से इसको समाप्त किया, 80 में समाप्त कर दिया इस योजना को। फिर नया अपना 6ठा पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी ले आई। तो ये जो रोलिंग प्लान है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन याद रखेगा 6ठी पंचवर्षीय योजना में जनता पार्टी सरकार ने इसको शुरू किया था। अनवरत योजना की संकल्पना गुरनार मेडाल द्वारा विकासशील देशों के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी। 6ठी योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 6ठी योजना का ध्यान रखेगा 78 से जो 80 की अवधि थी, 1979 और 80 वाली, इसको योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो द्वितीय योजना अवकाश था। पहला जो योजना अवकाश था वो था आपका 1966 से 69, दूसरा योजना अवकाश 78 से 80 अर्थात 1979 और 1980, 78, 79, 79, 80। फिर 7वीं योजना 1985 से 90 में आई। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया तथा मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया। 8वीं योजना 1992 से 97, राजनीतिक स्थिरता। अब ध्यान रखिए, अब ये आप सोचेंगे कि ये 85 से 90 आया, लेकिन 90 से 92 कहाँ गया? तो 90 से 92 का जो 20 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण पंचवर्षीय योजना संचालित नहीं हुई, तो यहाँ भी वार्षिक योजनाएं चली थी 1990, 91, 91, 92। ठीक है, तो तीसरा योजना अवकाश का समय था वो। तो 8वीं योजना राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना 1990 की जगह 1992 से प्रारंभ हुई। योजना ने अपने लक्ष्य 5.6 से ज़्यादा
6.8 वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त किया। 9वीं योजना 1997 से 2002 सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को इसमें बल दिया गया। 10वीं योजना 2002 से 7.6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ यह अब तक की सफल योजनाओं में एक रही है। 11वीं योजना, इसमें तीव्र और समावेशी विकास इस योजना का लक्ष्य था। इसमें औसत वृद्धि दर 8% रही, जो कि अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर है। 12वीं योजना 2012 से 17 तक, इसका उद्देश्य तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। अब नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन एक संविधानात्मक संस्था के रूप में किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होगा प्रदेन, एक उपाध्यक्ष तथा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों का प्रावधान किया गया है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होंगे। इस तरह से यह एक कह सकते हैं संघात्मक व्यवस्था है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग द्वारा की गई थी। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने भी इसके लिए संस्तुति की थी, इसके लिए प्रस्ताव रखा था। रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना आरंभ किया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1947 तक बर्मा, म्यांमार की सरकार तथा वर्ष 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण के समय अर्थात 1 जनवरी 1949 को इसके गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसको चेंज कर दिया गया है। आरबीआई का लेखा अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अब इसका लेखा परिवर्तित हो गया है। इसको थोड़ा सा, जो विमल जालान कमेटी थी, उस कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि जो वित्तीय वर्ष है और जो आरबीआई का लेखा वर्ष है वो समान होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि थी, तो उसके बाद से जो अगला लेखा वर्ष है वो आरबीआई ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया है। तो अभी ये चेंज हो गया है। भारत में मुद्रा, और ये जो 1 जुलाई से 30 जून वाला है ये भी 1940 में लागू हुआ था। 1940 के पहले तक जो है, जो लेखा वर्ष होता था आरबीआई का, जनवरी से दिसंबर तक होता था। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। भारत में मुद्रा की बात करें तो वर्ष 1935 में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई को दिया गया। स्वतंत्रता पूर्व पत्र मुद्रा पर जॉर्ज पंचम तथा जॉर्ज षष्ठम के चित्रांकित किए गए थे। वर्ष 1947 में पत्र मुद्रा पर अशोक स्तंभ के चिन्हों के चित्र अंकित किए गए थे। वर्ष 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट जारी किए गए थे। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत होता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य सभी नोटों का निर्गमन आरबीआई द्वारा होता है, जिन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य रिजर्व बैंक के, तो यह पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। इसके तहत रुपए 2 से लेकर 10,000 तक के नोटों का निर्गमन कर सकता है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में यह बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता की भूमिका अदा करता है। अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए यह मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य करता है। कैसे साख नियंत्रण करता है, बहुत अच्छे से समझाया है, वो डिटेल वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसीलिए इसमें डिटेल नहीं दे रहे हैं, केवल मेन फैक्ट्स पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। रिजर्व बैंक रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक का कार्य करता है। तो विनिमय दर का नियंत्रण भी ये करता है। बैंक रेट या बैंक दर क्या होती है, तो वह दर जिस पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे बैंक दर कहते हैं। सामान्यतः यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है। रेपो रेट में अल्प अवधि के लिए ऋण देता है, ध्यान रखिएगा। यह दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसई रेट क्या होता है, तो एमएसएफ रेट सॉरी, इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं एनडीटीएल के 1% तक का ऋण रात भर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बैंक इसका उपयोग अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। एमएसएफ दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है।
खुले बाजार की या ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के अर्थात तरलता को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात तरलता ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे कम किया जाए, कम हो जाए तो कैसे ज़्यादा किया जाए, तो इसके लिए खुले बाजार की क्रिया को अपनाता है। ठीक है, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LF क्या है? तो यह बैंकों की अल्पकालीन तरलता को वांछनीय रूप से समायोजित करने का एक प्रभावी मौद्रिक अस्त्र है जो बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के आधार पर उधार लेने देने की सुविधा प्रदान करता है। RBI LAF के तहत रेपो तथा रिवर्स रेपो के माध्यम से प्रतिदिन आधार पर तरलता समायोजन करता है। तो जो रेपो हैं, रिवर्स रेपो रेट्स हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LF की दरें हैं, LF के प्रकार हैं जो कि तरलता को निर्धारित करते हैं बाजार में, मार्केट में। रेपो तथा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो वह दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक देश के केंद्रीय बैंक अर्थात भारत में जो RBI है से अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेता है, रेपो रेट कहलाता है। अर्थात रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो बैंक रिजर्व बैंक से कम ऋण लेंगे, इससे बाजार में तरलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वहीं रेपो रेट को अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा? बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कम रेट कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ऋण लेंगे, और ऋण लेंगे तो मार्केट में तरलता ज़्यादा रहेगी, आपके लिए भी ऋण उतना ही मात्रा में मौजूद रहेगा। बैंक में पैसा मतलब बाजार में पैसा, कुल मिला के ये बात समझिएगा। वहीं रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर पर उधार लेता है, ऐसा नहीं RBI बैंकों से पैसा नहीं लेता, RBI के पास भी बैंकों का पैसा होता है, तो उस पर जो वो ब्याज देता है उसको रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो भारत में RBI तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच रिपो तथा रिवर्स रेपो रेट पर लेन देन स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में होता है। ध्यान रखिए, ये पूछा है, स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में होता है ये। नगद कोष अनुपात CRR क्या है? तो अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता, मांग जमा और समय जमा का एक निश्चित अनुपात नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, इसे ही CRR कहते हैं। इसका निर्धारण समय समय पर RBI द्वारा किया जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास, अर्थात ये CRR रिजर्व बैंक के पास रखेंगे वाणिज्यिक बैंक, SLR अपने पास रखेंगे। तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत, अधिकतम 40% जो कि होता है, नगद, सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य होता है, जिसे SLR कहते हैं। भारतीय बैंकिंग का इतिहास अगर बात करें तो संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत में पहला बैंक 1720 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे था। 1865 में इलाहाबाद में स्थापित इलाहाबाद बैंक भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक था। इसका स्वामी जो है, मालिक भारतीय था। वर्ष 1894 में संयुक्त पूंजी पर आधारित पहले बैंक पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ। वर्ष 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक अर्थात बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की बात करें तो सबसे ऊपर केंद्रीय बैंक आता है। यह किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो बैंक जमाओं का लेन देन नहीं करता बल्कि बैंकों तथा बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो लोगों तथा देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमा स्वीकार करना, ऋण वितरण तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां में लिप्त जो बैंक होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनको व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। भूमि विकास बैंक, इनका मुख्य कार्य कृषकों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 के तहत ग्रामीण बैंकों पर M नरसिम्हन की समिति की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना आरंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा के अतिरिक्त संपूर्ण देश में कार्यरत है, अर्थात 2 स्थान पे नहीं है, सिक्किम और गोवा में। RRBs में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक स्पॉन्सर बैंक की भागीदारी कितनी है? 50% केंद्र सरकार की, 15% राज्य सरकार की और स्पॉन्सर बैंक की 35% की भागीदारी होती है, ध्यान रखिएगा।
सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए छोटे स्तर के संस्थागत साख का निर्माण करना है। इसके लिए सहकारी बैंकों को आरबीआई से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। स्टेटमेंट आ चुका है, प्राप्त होती नहीं होती है, होती है। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्यों द्वारा पारित सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा होती है। किसके द्वारा? राज्यों द्वारा पारित। देश में 3 स्तरीय सहकारी संस्था कार्यरत है। राज्य सहकारी बैंक जो कि शीर्ष सहकारी बैंक होता है किसी राज्य में, फिर जिला स्तर का जिसको केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं, और उसके बाद निम्न स्तर अर्थात ग्रामीण स्तर पे प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां आती हैं। भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक क्या होता है? इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराना तथा प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय परिवारों, लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों को भुगतान एवं प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये अन्य बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधि बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड तथा बीमा उत्पादों का वितरण तथा मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सावधि जमा, मियादी जमा तथा आवर्ती जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। केवल मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। ये एटीएम, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है ये ऋण नहीं दे सकते हैं। बेसल मापदंड वर्ष 1974 में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के तत्वाधान में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BC का गठन 1974 में, याद रखिएगा, किया गया। कमेटी का कार्य अंतर्राष्ट्रीय नियामक पूंजी मानकों का विकास करना था। इन्हें ही बेसल मानक कहते हैं। स्वतंत्र भारत में बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, इस अधिनियम द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। सबसे पहले 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें किया गया था। विभेदित ब्याज दर योजना 1972 बैंकों द्वारा जारी ऋणों में से एक निश्चित अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया, जब 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कुल मिला के 14 और 6 20 वाणिज्यिक बैंक हो गए थे। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में आई। बैंकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति सबसे पहले इसी योजना के तहत की गई। सरफेसी अधिनियम 2002, इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियां NPA की रिकवरी का अधिकार प्रदान करना है। इंद्रधनुष योजना, इस योजना का उद्देश्य बैंकों के बढ़ते हुए NPA तथा घटते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात की समस्या का समाधान करना है। यह योजना अगस्त 2015 में प्रस्तुत की गई थी। इंद्रधनुष योजना। विभिन्न वित्त संस्थाएं, स्थापना वर्ष, मुख्यालय देख लीजिए तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI 1948 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारतीय औद्योगिक शाखा एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI 1955 में स्थापित हुआ, मुंबई में मुख्यालय है। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक 1982 में स्थापित हुआ, मुंबई में मुख्यालय है। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1982 में मुंबई में मुख्यालय है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में स्थापित हुआ, लखनऊ में मुख्यालय है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड IDBI लिमिटेड 2004 में स्थापित, मुंबई मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र 1999 में गांधीनगर मुख्यालय है, गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 में मुंबई में मुख्यालय है इसका। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा योजना, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मार्च 2015 में एक कंपनी के रूप में तथा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में NBFC के रूप में 7 अप्रैल 2015 को पंजीकृत हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय सहायता सहित विभिन्न समर्थनों को विस्तारित कर देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का विकास करना है। भारत में प्रतिभूति मुद्रण और सिक्कों का उत्पादन की बात करें तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। यह विश्व के गिने चुने तथा भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई है जहां पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय व राजस्व तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का मुद्रण किया जाता है। करेंसी नोट प्रेस, यहाँ उच्च सुरक्षा मानकों वाले बैंक नोट की छपाई का कार्य होता है। पहले यहाँ अन्य देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इराक के बैंक नोटों की छपाई का कार्य भी किया जाता था। बैंक नोट प्रेस देवास, यहाँ उच्च सुरक्षा मानकों वाले विभिन्न मूल्य वर्ग के बैंक नोट छापने का कार्य होता है।
यहाँ बैंक नोट में प्रयुक्त होने वाली स्याही का भी उत्पादन होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, करेंसी नोट के कागज़ तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में प्रयोग होने वाले कागज़ का उत्पादन होता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, तो डाक लेखन सामग्री तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प तथा अन्य गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर इत्यादि का उत्पादन यहाँ होता है। टकसाल मिंट, सिक्कों का उत्पादन, सोने चांदी की परख तथा तमगों के उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा 4 स्थानों पर टकसालें स्थित हैं। स्टॉक एक्सचेंज तो एक संगठित बाजार जहां सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का व्यापार किया जाता है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। यहां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक संस्थाओं संयुक्त स्टॉक कंपनियों द्वारा निर्गमित पहले से बिकी हुई प्रतिभूतियों में व्यापार किया जाता है। विश्व में पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से 1602 में हुई थी। एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। इसका इंडेक्स सेंसेक्स जो BSE का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, 30 कंपनियों के शेयर पर आधारित है। ठीक है, तो इसको जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है सेंसेक्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखें, 30 कंपनियों के शेयर पर आधारित है। निफ्टी तो 50 कंपनियों के शेयर पर यह आधारित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड इसका इंडेक्स है निफ्टी। वस्तु वायदा बाजार कमोडिटी फ्यूचर मार्केट क्या होता है? तो शेयर बाजारों की तरह वस्तुओं का बाजार जहां शेयर की जगह वास्तविक भौतिक वस्तुएं जैसे अनाज, सोना, चांदी, कच्चा तेल इत्यादि की खरीद बिक्री की जाती है, वस्तु बाजार कहलाता है। इस बाजार में वस्तु का विनिमय वस्तु वायदा अनुबंध के तहत किया जाता है, जो भविष्य की तारीख में किसी विशिष्ट महीने के दौरान विशिष्ट मात्रा तथा गुणवत्ता की वस्तु को अनुबंध के समय निर्धारित कीमत पर स्वीकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले वायदा कारोबार का विनिमय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा किया जाता था, लेकिन 28 सितंबर 2015 को FMC का विलय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में कर दिया गया। अब सेबी ही इसको नियंत्रित करता है। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग ऋण या उधार लेने वाले की साख क्षमता या उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण है। भारत में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, इक्रा, केयर, सिबिल ये सब हैं। विश्व की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, फिच इत्यादि हैं। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्ष 1988 में शेयर बाजार की गतिविधियों को नियमित करने के लिए एक गैर वैधानिक संस्था के रूप में सेबी की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, गैर वैधानिक संस्था है। सेबी को सेबी एक्ट 1992 के द्वारा, ध्यान रखिए, वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब? 1992 में। 1988 में जब स्थापित हुआ तो गैर वैधानिक गया था। पूंजी के निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में सेबी को नियंत्रक शक्ति प्राप्त है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA वर्ष 2003 में सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटर के रूप में PFRDA की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य पेंशन फंड को स्थापित, विकसित तथा नियंत्रित कर वृद्धावस्था आय की सुरक्षा को प्रवर्धित करना है। PFRDA एक्ट 2013 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीमा ऐसा अनुबंध जिसके तहत एक कंपनी अथवा राज्य एक निर्दिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले निर्दिष्ट नुकसान, क्षति, बीमारी या मृत्यु पर मुआवजे की गारंटी प्रदान करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तो वर्ष 1956 में करीब 245 देशीय तथा विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर LIC का गठन किया गया। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा लोगों की बचत को राष्ट्रीय निर्माण में लगाना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। साधारण बीमा निगम GIC वर्ष 1972 में सरकार ने 107 से ज़्यादा निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर GIC का गठन किया। यह 1 जनवरी 1973 से अपने 4 धारक कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA तो बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में IRDAI का गठन किया गया व इसका निगमन एक सांविधिक निकाय के रूप में वर्ष 2000 में किया गया। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। बजट एवं लोक वित्त तो राजकोषीय नीति सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है। लोक व्यय बजट का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में मिलता है। राजकोषीय नीति लोक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार प्रबंधन से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है।
भारत में बजट व्यवस्था की बात करें, संविधान का अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है, जिसे बजट कहते हैं। लेकिन बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बजट में आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तथा पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण रहता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सर जेम्स विल्सन ने प्रथम बजट प्रस्तुत किया, जिसे भारत में बजट का संस्थापक माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में पहले वित्त मंत्री R.K. खड़गमुखम शेट्टी द्वारा तथा गणतंत्र भारत का पहला अर्थात संविधान लागू होने के पश्चात पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। प्रमुख प्राप्तियां तथा व्यय। राजस्व व्याप्ति क्या होती है? इसमें केंद्र सरकार के करों, अन्य शुल्क, सरकारी निवेश पर ब्याज और लाभांश तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस और अन्य प्राप्तियां शामिल की जाती हैं। राजस्व व्यय क्या होता है? आंतरिक एवं बाह्य ब्याज अदायगी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तथा पेंशन, रक्षा व्यय, डाक व्यय, कानून एवं व्यवस्था पर व्यय, राज्य सरकारों तथा अन्य देशों का अनुदान, सामाजिक सेवा यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी आदि राजस्व व्यय में शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्ति, सरकार द्वारा जनता से लोन, RBI, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लिया गया लोन, राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से ऋण की वसूली, विनिवेश से प्राप्त पूंजी, छोटी बचत योजनाओं जैसे पोस्ट ऑफिस जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि से प्राप्त राशि इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, पूछता है पूंजीगत प्राप्तियों में कौन शामिल नहीं है, इसलिए रट लीजिएगा। पूंजीगत व्यय तो इसमें सरकार द्वारा भूमि, भवन या मशीनरी की खरीद, शेयर बाजार में निवेश, राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों, विदेशी सरकारों को दिए गए लोन, कीमती सामानों का अधिग्रहण आदि तथा ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है। राजस्व व्यय को 2 भागों में बांटा जाता है, योजनागत और गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय में यह केंद्रीय योजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई बजटरी सहायता होती है। इसमें राज्य तथा संघ क्षेत्रों को उनकी योजनाओं पर दी जाने वाली सहायता भी शामिल होती है। गैर योजनागत व्यय, योजनागत व्ययों के अतिरिक्त सभी व्यय जो सरकार के सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित होते हैं गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं। गैर योजनागत व्यय में 3 प्रमुख व्यय हैं, ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय और सब्सिडी। बजट 2016-17 में वित्त वर्ष 2017-18 से योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। कब? बजट 2016-17 में। और कब से समाप्त किया गया? 2017-18 से। और व्यय के इस विभाजन को समाप्त करने का जो पहला सुझाव दिया था रंगराजन समिति ने दिया था। विभिन्न घाटे तथा घाटे की वित्त व्यवस्था। सूत्र याद रखेगा, बजट घाटा क्या होता है? तो कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल पूंजीगत प्राप्ति में कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय को घटा देंगे तो बजट घाटा प्राप्त होगा। अर्थात सरकार को जितनी प्राप्ति होती है और जितना व्यय होता है इनका जो घटाव होता है वही बजट घाटा होता है। बजट घाटा को इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल पूंजीगत व्यय, ये माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे। तो अर्थात कुल राजस्व घाटा और कुल पूंजीगत घाटा को जोड़ देंगे तो बजट घाटा प्राप्त होगा। बजट घाटा को पूरा करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से नकदी शेष की निकासी, ट्रेजरी बिल का निर्गमन या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कराती है, जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति सृजन के लिए राज्यों को दिया गया अनुदान। राजकोषीय घाटा क्या होता है? यह बजटरी वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता को दर्शाता है। संपूर्ण देयता क्या होती है? आंतरिक ऋण, विदेशी ऋण, RBI से ऋण और अन्य जो देयताएं होती हैं इनको मिलाकर संपूर्ण देयता कहते हैं। राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या होगा? बजटरी घाटा प्लस सरकारी दायित्व जो सरकार को देना होता है। अर्थात राजस्व घाटा धन पूंजीगत व्यय माइनस देयता न सृजित करने वाली प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा में से ब्याज दायित्व घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। पूंजी घाटा, पूंजी प्राप्तियों में से पूंजी व्यय को घटा दिया जाता है। मौद्रिक घाटा क्या होता है? यह राजकोषीय घाटे का वह भाग होता है जिसकी वित्तीय व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हो ऋण के रूप में। हिनार प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? तो सरकारी बजटरी व्यवहार से उत्पन्न घाटा तथा नियोजित या जानबूझकर सृजित घाटा को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन करते हैं। इसमें अक्सर मुद्रा जारी की जाती है।
राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM एक्ट 2003। तो राजकोषीय समेकन तथा सार्वजनिक व्यय प्रबंधन की दिशा में FRBM एक्ट 2003 एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम है। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसकी? तो राजकोषीय क्रियाशीलन में अधिकाधिक पारदर्शिता लाना, केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाना, सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के अतिरिक्त किसी और प्रकार से RBI से उधार नहीं लेना, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। वर्ष 2006-07 से RBI भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का प्राथमिक ग्राहक नहीं होगा, इसके अंतर्गत ये भी एक विशेषता है। कर्नाटक पहला राज्य है जिसने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लागू किया। पूछा भी गया है कौन सा ऐसा राज्य जिसने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लागू किया? तो कर्नाटक। भारतीय कर व्यवस्था में देखें तो प्रत्यक्ष कर में कौन कौन है? आयकर, निगम कर, संपदा शुल्क, पूंजी लाभ कर। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन है? सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सब हैं। वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो विनिर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक चरण पर लगने वाला कर जिसका बोझ अंतिम उपभोक्ता वहन करता है, इसको हटाने के लिए जो है, इसको एकीकरण करने के लिए, इसका कि बार बार न देना पड़े टैक्स, एक ही स्तर पर टैक्स लगे पूरा, इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर लाया गया। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। वर्ष 2003 में सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने GST का प्रस्ताव दिया था। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ, इसके द्वारा GST का प्रावधान किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को कर की 5 अलग अलग दरों के समूह में वर्गीकृत किया गया है। 0, ठीक है, 0 के बाद क्या? 4, फिर 8, फिर 12 और अंतिम 24। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? 0, 5 और 12, 18, 28, ये 5 दरें हैं GST की। GST से संबंधित नए अनुच्छेद तो 246A विशेष प्रावधान इसमें GST संबंधित किए गए हैं। 269A अंतर्राज्यीय व्यापार में GST संग्रह और विभाजन। 279A में GST काउंसिल के गठन की बात है। GST में शामिल अप्रत्यक्ष कर कौन कौन है? तो केंद्रीय करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क आदि। राज्य करों में राज्य वैट या बिक्री कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, क्रय कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी, शर तथा जुए पर कर, ये सब शामिल हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST, देखिए जो GST है वो 3 स्तर पर लगाई जाती है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तो यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है। CGST से प्राप्त राजस्व पर पूर्णतः केंद्र का अधिकार होता है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। इससे प्राप्त राजस्व राज्य सरकारें रखती हैं। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST ये तीसरा प्रकार है GST का। यह 2 राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। GST से बाहर रखी गई वस्तु मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात मानव उपभोग के लिए शराब अर्थात पी जाने वाली शराब, पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन ये सभी आते हैं, और विद्युत, इनको जो है GST से बाहर रखा गया है। सक्षम परियोजना प्रोजेक्ट सक्षम यह केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC की एक नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क परियोजना है जिसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर GST के कार्यान्वयन, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क सिंगल विंडो इंटरफेस स्विफ्ट तथा डिजिटल इंडिया एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रमों बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई करदाता अनुकूल पहलों को मदद प्रदान करना है। विभिन्न समितियां संबंधित क्षेत्र, बलवंत राय मेहता समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध, केलकर समिति अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण, काका कालेलकर पिछड़ी जातियों पर पहली समिति, कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार, नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, आबिद हुसैन समिति छोटे पैमानों के उद्योगों के लिए सुझाव, राजा चलैया समिति कर सुधार, SS तारापुर कमेटी पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता,
सच्चर कमेटी जो दूसरी थी मिसमें की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। शुंगलू कमेटी सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा के लिए। दीपक पारेख कमेटी आधारिक संरचना के वित्तीयन के लिए। गोईपुरिया कमेटी बैंक सेवा सुधार के लिए। जस्टिस MB शाह कमेटी काले धन पर। TSR सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण वन्य जीव जल और हवा के संरक्षण और संरक्षण से संबंधित प्रमुख ग्रीन कानूनों की समीक्षा के लिए। TSR सुब्रमण्यम कमेटी नई शिक्षा नीति पर। रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों की सिफारिश पर। DR गाडगिल कृषि वित्त पर। रतन V पटल समिति भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित। मुद्रास्फीति देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, इसके कस्तूरी रंगन थे अध्यक्ष इस कमेटी के, ध्यान रखिए, उनकी सिफारिश पर ये लागू हुआ है। मुद्रास्फीति का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि। ऐसा तभी होता है जब आपके पास पैसे बहुत हों। मार्केट में सबके पास पैसा है, गोलू के पास भी 10 रुपया, भोलू के पास भी 10 रुपया, और सामान है एक, तो कीमत तो बढ़ जाएगी सामान की, पैसे की वैल्यू कोई नहीं रहेगी। यही है मुद्रास्फीति। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए परंतु इसकी तुलना में पूर्ति में वृद्धि न हो तो वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति रोकने की प्रक्रिया विस्फीति कहलाती है, ध्यान रखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में प्रयोग में ला जा रहे प्रमुख मूल्य सूचकांक और कौन जारी करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो यह व्यापार के प्रारंभिक चरण में होलसेल प्राइस इंडेक्स वस्तुओं की थोक बिक्री की कीमतों में औसत परिवर्तन का मूल्यांकन करता है। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक है। इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है। थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश विनिर्मित वस्तुओं का है। इसके पश्चात क्रमशः प्राथमिक वस्तुएं तथा ईंधन और विद्युत के भारांश हैं। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है, लेकिन अब इसे 2017-18 कर दिया गया है, अर्थात अब जो आने वाला है 2022-23 में, वो पहली बार 2017-18 के बेस ईयर से जारी होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लोगों के प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इसे प्रदर्शित करने वाले मूल्य सूचकांक कौन से हैं? इनका आधार वर्ष का है और इसका संकलन और प्रकाशन कौन करता है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI जो होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, तो 2016 इसका आधार वर्ष है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा जारी होता है। CPI AL जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, कृषि मजदूर, उनके लिए CPI जो जारी होता है 1986-87 आधार वर्ष है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा जारी होता है। CPI RL अर्थात रूरल लेबर्स ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो CPI है 1986-87 आधार वर्ष है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा जारी होता है। CPI RU अर्थात रूरल और अर्बन का CPI ये संयुक्त रूप से 2011 से शुरू किया गया है, ये जारी होता है। 2012 इसका आधार वर्ष है। इसका संकलन शहरी क्षेत्रों में NSSO तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा प्रकाशन किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसका जो संयुक्त है इसका प्रकाशन किया जाता है। तो संकलन कौन कौन करता है? NSSO और पोस्ट ऑफिस विभाग। वहीं इसका प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। अब NSSO और CSO को मिला करके NSO का निर्माण कर दिया गया है। तो अब अगर ऑप्शन में NSO आएगा तो आप NSO लगाइएगा। और डेट भी पूछ सकता है NSSO और CSO के मर्जर का, तो ये है 23 मई, याद रखिएगा, 2019 को मर्ज कर दिया गया। अब NSO का गठन कर दिया गया इनके स्थान पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, ठीक है। वर्तमान में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CPI संयुक्त, मतलब ये जो जितने भी CPI हैं इनका संयुक्त रूप से मुद्रास्फीति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक
मान रहा है। ठीक है, संयुक्त को मुद्रास्फीति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक मान रहा है। गरीबी की बात कर लेते हैं भारत में। तो भारत में गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय है। भारत में आज़ादी के बाद प्रथम बार 1971 में दांडेकर रथ फार्मूले के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। 1979 में अलग समिति की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया। पूछा गया अलग कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपको पता है, यूएनडीपी ये 2010 से ही मानव विकास रिपोर्ट के साथ जारी करता है। बहुआयामी गरीबी निर्देशांक या सूचकांक 3 आयामों अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह के स्तर के अंतर्गत 10 संकेत को अर्थात शिशुमित्र, पोषण, स्कूल में नामांकन, विद्यालय शिक्षा, संपत्तियां, खाना बनाने का ईंधन, आवास, विद्युत, जल एवं शौचालय, ये 10 संकेतक शामिल हैं एमपीआई में। तो एमपीआई भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापक है। इसके जो नए आंकड़े हैं हमने आपको दिए हैं, नीति आयोग द्वारा भी जो जारी हुआ है उसका भी आंकड़ा आपको दिया है, रामायण वीडियो में देख लीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो यह एक ऐसा सूचकांक जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर भूख को मापने तथा उस पर नज़र रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 2020 में इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जारी किया गया। 2020 वाले में भारत का 94वां स्थान था। अब आप लोग बताएंगे जो नई रैंकिंग आई है अर्थात 2021 में जो आई है 2020 के लिए, उसमें भारत की रैंक गिर गई है, कितनी हो गई है ये? जीएचआई फार्मूले का हालांकि बता देते हैं 101वीं हो गई है, 94 में से भारत 101वें स्थान पे आ गया है। जीएचआई फार्मूले के घटक, तो लोगों में अपर्याप्त पोषण एक घटक ये है। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। चौथा 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। तो ये घटक हैं जिसके आधार पर जीएचआई निकाला जाता है। बेरोजगारी की बात करें तो भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। एनएसएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियां अपनाई जाती हैं, सामान्य स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर तथा चालू। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए, एग्ज़ाम में वन लाइनर भी आ जाता है कभी कभी, आसान होते हैं दिखते हैं लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं, तो उनको देख लेंगे। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का उन्मूलन हुआ है भारत में? तो 3 बार। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है वो वस्तु। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1988 में। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का है। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? तो बजट के द्वारा, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? तो सेबी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवसायी नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड मार्शल ने, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? भारत में है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा भ्रम कहते हैं। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक मुद्रा के रूप में। किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? व्यापार शेष। सुपर 301 क्या है? तो अमेरिकी व्यापार की कानूनी धारा है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1952 में हुआ था। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति से। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। कुटीर ज्योति योजना क्या थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना। हालांकि बाद में सौभाग्य योजना 2017 में आई, इसका स्थान उसने ले लिया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों गरीबों को शामिल किया गया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व बैंक का है। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा।
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में वैट कब लागू हुआ था? वैट कर 1 अप्रैल 2005 को। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक में है। नरसिंघम कमेटी का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाना क्या कहलाता है? मुद्रा का संकुचन कहलाता है। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस योजना से है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर किसने बनाया था? राजकृष्ण ने। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से। अमर्त्य सेन को नोबेल किसके लिए मिला? कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल बचत पे। गांधी जी कड़ी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था कब लिखी गई? 1934 में। किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। विकास का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, ये सब रेगनर नक्स ने दिया। प्लानिंग एंड द पुअर, ये B.S. मिन्हास ने दिया। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस किसने लिखा? ये पुस्तक गुनार मेंडल ने। प्रबंधक का सिद्धांत रजस्टीन रोडा ने। असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन ने। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो ने। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव डिवाइस A.K. सेन ने, अमर्त्य सेन ने। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ। इष्टतम कर आरोपण का सिद्धांत आर्थर लैफर। व्यय कर केल्डार। टोबिन कर जेम्स टोबिन। मूल्यवर्धित कर के प्रतिपादक कौन थे? तो F. वान सीमेंस थे। मूल्यवर्धित कर मारिस फारे और कार्ल शूप ने इनको विकसित किया था। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत J.S. मिल ने दिया था। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत पीटर पायर ने दिया था। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू ने दिया था। कर की क्षमता का सिद्धांत क्लार्क ने दिया था। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लर्नर ने दिया था। क्षतिपूरक राजकोष का सिद्धांत जॉन मेडार्किस ने दिया था। 15वां वित्त आयोग को पता है कि अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान में जो दिया है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। जो 15वां वित्त आयोग था, इसको मंजूरी 22 नवंबर 2017 को दी गई थी। गठन इसका 27 नवंबर 2017 को हुआ था। समय अवधि 1 अप्रैल 2020 से 2025 31 मार्च 2025 तक थी। हालांकि इसकी समय अवधि बढ़ाई गई। अध्यक्ष दो बार बढ़ाई गई। अध्यक्ष कौन थे? N.K. सिंह। 4 अन्य सदस्य रट लीजिएगा, अनूप सिंह, अशोक लहरी, रमेश चंद और शशिकांत दास थे। सचिव कौन है? अरविंद मेहता, 15वें वित्त आयोग के। ये पूरा याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। डबल डिप रिसेशन क्या होता है? डबल डिप रिसेशन अर्थात बार बार मंदी का जब दोहरा होता है, अर्थात मंदी के बाद तेजी फिर मंदी, तो इसको डबल डिप रिसेशन कहते हैं। तो C वाला राइट आंसर है। पिछले दिनों ये स्थिति विश्व में देखी गई कोरोना के टाइम। प्रतिकारी शुल्क क्या होता है? प्रतिकारी शुल्क निर्यात शुल्क है, आयात शुल्क है, कर अपवंचन के विरुद्ध शुल्क है, निर्यात सब्सिडी है, क्या है? तो ये आयात शुल्क है। बढ़ चढ़ के आयात शुल्क लगा करके किसी वस्तु की जो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रतियोगिता से कुछ वस्तुएं बाहर कर देती हैं। तो ऐसी वस्तुओं पर आयात शुल्क कभी कभी ज़्यादा लगा दिया जाता है ताकि जो राष्ट्रीय हमारे उत्पाद हैं वो संरक्षित रह सकें, क्योंकि उनमें लागत ज़्यादा आई है, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा है। बाहर से वस्तु किसी तरह वहाँ पर मान लीजिए उपलब्धता ज़्यादा है, लागत कम आई है, सस्ते में बेच रहा है, तो वो तो हमारे मार्केट को कैप्चर कर लेगा पूरी तरीके से। उससे बचाने के लिए आयात शुल्क ज़्यादा लगाया जाता है, इसी को प्रतिकारी शुल्क कहते हैं। भारत में पंजीकृत कारखानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दूसरा है तरुण उद्यम के लिए सीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है। तो इसमें पूछा है कि सत्य कथन चुनना है आपको, केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। तो मुद्रा में देखिए 4 श्रेणियां नहीं है, 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन? शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। ठीक है, रियायत दर पे लोन मिलता है इसमें।
और जिसको 3 से 5 वर्ष तक लौटाना होता है। ठीक है। एक बात और है कि ध्यान रखिएगा कि इसकी अधिकतम सीमा लोन की तो तय है 10 लाख तक अधिकतम, लेकिन न्यूनतम सीमा तय नहीं है। मतलब आप 5,000 का भी 20,000 का भी ले सकते हो, 2 रुपये चाहो तो भी ले सकते हो, मतलब न्यूनतम नहीं तय है इसमें, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो केवल 2 सही भी वाला। असत्य कथन का पहचान करना है। भुगतान बैंक ऋण नहीं प्रदान करते। अभी हमने देखा था, भुगतान बैंक के बारे में पढ़ा था, ये डेबिट कार्ड जारी नहीं करते किंतु क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। ये साख सीजन नहीं कर सकते, ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधाएं दे सकते हैं। तो इनमें असत्य कथन का पहचान करना है। तो पहला वाला, भुगतान बैंक ऋण नहीं प्रदान करते, ये तो सत्य है। क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते। ये डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, गलत है। ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो उल्टा स्टेटमेंट है, यही वाला गलत है। साख सीजन तो करता ही है, डेबिट कार्ड भाई जारी करता है, जमा स्वीकार करता है, बैंकिंग गतिविधियाँ करता है, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधाएं दे सकता है, ये भी सही है। केवल बी वाला गलत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत वह कौन सा एक सेक्शन है जो रिजर्व बैंक को 1 रुपये के नोट छापने के अधिकार से वंचित करता है, रोकता है? तो अनुच्छेद 24 का 1 है, डी वाला राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय प्रारंभिक पूंजी कितनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? तो ये 5 करोड़ रुपए थी। भारत से जो वस्तुएं निर्यात होती हैं प्रमुख किन देशों को होती है? तो लौह अयस्क मुख्यतः जापान को, चमड़े का सामान मुख्यतः रूस को, चाय मुख्यतः यूके को, सूती कपड़ा मुख्यतः यूएसए को। सुपर 301 क्या है? तो अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1998 की वह धारा है जिसके तहत अमेरिका द्वारा किसी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नामित या सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो श्रीमती हंसा मेहता थी। व्यापार व माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था? वर्ष 1958 में। POCSO पॉक्सो कानून का संबंध किससे है? बच्चों से है। इनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ABC सूचकांक किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र संबंधित है। जयंत पाटिल समिति संबंधित है अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है किसको? जनसंख्या को। TS कृष्णमूर्ति भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। KC पंत ये अध्यक्ष थे 10वें वित्त आयोग के। KC पंत ये अध्यक्ष थे 10वें वित्त आयोग के। AM खुसरो अध्यक्ष थे 11वें वित्त आयोग के। RC लोहाटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भूतपूर्व। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए इसको इसमें सम्मिलित किया है ताकि आप लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्रम, वित्त आयोग के अध्यक्षों का क्रम, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे उनका क्रम, राष्ट्रपति का क्रम, उपराष्ट्रपति, चलिए मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर। MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। LK झा कराधान से। CT कुरियन ये दुग्ध उत्पादन से। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। गोईपुरिया कमेटी बैंकिंग सेवा सुधार से। नानजुन दप्पा समिति रेलवे किराए से। रंगराजन कमेटी भुगतान संतुलन से। रेखी समिति अप्रत्यक्ष करों से। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट पश्चिमी घाटों के संरक्षण संबंधित है। दत्त कमेटी औद्योगिक लाइसेंसिंग संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर। राजमन्नार कमेटी केंद्र राज्य संबंध। चक्रवर्ती कमेटी मौद्रिक प्रणाली संबंधित है। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। GHI रिपोर्ट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर का। अभी हमने आप ऊपर डिस्कस किया था। जलधारा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम किराए पर देने के लिए। ध्यान रखिएगा, मुफ्त में नहीं। भूमि अधिग्रहण विधेयक कितने संशोधनों के बाद लोकसभा में पारित हुआ था? तो 9 संशोधनों के बाद पारित हुआ था। हरियाली कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जल संचयन और प्रबंधन से। विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत के पास है? तो 4%। कमैया प्रणाली किससे संबंधित है? तो नेपाल में श्रमिकों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक परंपरा है। नेट मीटरिंग संबंधित है किससे? तो परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन और उपयोग से संबंधित है।
विद्युत उत्पादन का अवरोही क्रम क्या है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात में, फिर तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में। भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बिजली का उपयोग कितना है? तो अभी अर्थात सौभाग्य योजना जब स्टार्ट हुई तब की बात है 1075 किलोवाट प्रति घंटा। नए आंकड़ों के अनुसार वो चेंज हो जाएगा, वो आंकड़ा आने वाला है बहुत जल्द। अति अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होता है किसके लिए? तो सब्जी वाली फसलों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। जैव डीजल मिशन का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। ई चौपाल क्रियान्वयन करता कौन है? तो ई चौपाल आईटीसी के द्वारा जो एक संस्था है वो चलाती है। लुप्त होती महिलाओं का विचार किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लास श्वाब हैं। ई लाला पोर्टल क्या है? भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। छोटे व्यापारियों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। अथावाना का अर्थ क्या है? तो भू राजस्व विभाग को अथावाना कहा जाता है। ऑटोमोबाइल जो विभिन्न उद्योग हैं उनका मुख्यालय, तो BMW AG का मुख्यालय जर्मनी में है। डैमलर AG का मुख्यालय ब्रिटेन में है। रेनाल्ट SA का मुख्यालय फ्रांस में है। वोक्सवैगन AG का मुख्यालय जर्मनी में है। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? 1972 में। सूचकांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है? भूमि कीमत से। 2007 से ये सूचकांक जारी हो रहा है। आर्थिक समीक्षा तैयार करता है कौन? वित्त मंत्रालय। बेनेलेक्स कंट्रीज किसको कहा जाता है? तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग को। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ? 2003 में। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन जो आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। विभिन्न कंपनियां, एल्युमिनियम कंपनियां, उनके प्रमुख केंद्र बाल्को का कोरबा और कोयना में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है, कोयना महाराष्ट्र में है। नाल्को कहाँ है? दामनजोड़ी उड़ीसा में। हिंडाल्को रेणुकूट में है उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को JK नगर पश्चिम बंगाल। मुरी झारखंड। अलवाय केरल में है। माल्को चेन्नई मेट्टूर और सलेम तमिलनाडु, अर्थात दोनों तमिलनाडु में है। चेन्नई और सलेम में, चेन्नई के मेट्टूर नामक स्थान पे है और सलेम में तमिलनाडु में। विभिन्न केंद्र, औद्योगिक केंद्र और उद्योग, तो शिवकाशी केंद्र जिसको लिटिल जापान उपनाम दिया है नेहरू ने, आतिशबाजी और माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है। पीतमपुर मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। काकीनाडा जूट के लिए फेमस है। विरुधनगर तमिलनाडु सूती वस्त्र के लिए फेमस है। चन्नापटना कर्नाटक का रेशम के लिए। टीटागढ़ वेस्ट बंगाल का कागज़ के लिए। भदोही उत्तर प्रदेश का कारपेट के लिए, कालीन के लिए। लखेरी राजस्थान का सीमेंट के लिए। टुंडू झारखंड का जस्ता के लिए। भाटपाड़ा वेस्ट बंगाल का जूट के लिए। भारत के चीनी, कपड़ा, जूट और लौह इस्पात उद्योग में से किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो कपड़ा उद्योग में। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। स्पंज आयरन के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत का। स्वतंत्रता के बाद अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष रही है? तो 1988-89 में। ये वृद्धि दर कितनी थी? लगभग 10.2% थी। पहले इसको 9.9% आंका गया था, लेकिन एक अलग रिपोर्ट में 10.2% आंका गया था। SDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम मान कितना था? 83.6 एवं 20। ठीक है। भारत निर्माण के अंतर्गत शामिल हैं। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना शुरू हुआ था। इसके 6 घटक हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। कौन कौन 6 क्षेत्र हैं? ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन या संचार, ग्रामीण सड़कें और सिंचाई कार्यक्रम। मनरेगा के संबंध में कुछ विशेष फैक्ट्स हैं। 2006-07 में 200 जिलों से प्रारंभ हुई। 2007-08 में 330 जिलों में लागू की गई। 2008-09 से 640 अर्थात देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इसकी क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत है। केंद्र राज्य व्यय वहन अनुपात 90:10 है, अर्थात 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार वहन करती है। नरेगा से पहले, नरेगा जब लागू हुआ तब नाम था 2006 में, लेकिन 2 फरवरी 2006 में जब लागू हुआ था, लेकिन ये 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। लाभ प्राप्तकर्ता इकाई व्यक्ति है या परिवार है? तो ध्यान रखिएगा परिवार है। और मजदूरी कितनी हो, इसके सुझाव के लिए मनरेगा में कमेटी किसकी अध्यक्षता बनी थी? तो मिहिर शाह कमेटी बनी थी। ये बनी थी फरवरी 2012 में। विभिन्न कार्यक्रम हैं, उनके प्रारंभ का वर्ष। ट्राई सेम का प्रारंभ अगस्त 1979 में।
NREP का अक्टूबर 1980 में, JRY का अप्रैल 1990 में, SGSY का अप्रैल 1999 में, DDUGI पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का 20 नवंबर 2014 को, मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2014 को, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान कार्य के लिए समान मजदूरी 1975, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, श्रमिकों की छटनी 1991, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2010 से इसमें 3 संकेतक शामिल हैं। कौन कौन? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। डियर मनी किस मुद्रा को कहते हैं? उस मनी को कहते हैं, उस मुद्रा को कहते हैं जब मुद्रा या ऋण लेना महंगा हो जाए। चीप मनी किसको कहते हैं? जब ऋण सस्ता हो जाए। हार्ड मनी कब मनी को कहते हैं, किस धन को कहते हैं? जब लाभ के उद्देश्य से मुद्रा का तीव्र गति से पलायन हो जाए। प्रथम श्रम आयोग का गठन 1966 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष इसके PB गजेंद्रगढ़कर थे। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? नागालैंड में। अमर्त्य सेन तकनीकी चुनाव का सिद्धांत देने वाले थे, चॉइस ऑफ टेक्निक्स। हर्षमैन व सिंगर असंतुलित विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। रोस्टो ने विकास के चरण का, स्टेज ऑफ ग्रोथ का सिद्धांत दिया था। गुरनार मेडाल ने चक्रीय संचयी प्रक्रिया, कम्युलेटिव सर्कुलर प्रोसेस का सिद्धांत दिया था। अमर्त्य सेन A.K. सेन ने सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस का सिद्धांत दिया था। हार्वे लिविस्टीन ने आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया था। बड़े झटके का सिद्धांत नक्स ने दिया था। संतुलित विकास का सिद्धांत रोडान और नक्स दोनों ने दिया था। गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत नक्स ने दिया था। भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समावधि कब थी? 2015 से 2020 की अवधि थी। अभी वर्तमान में कौन सी नई है आ गई है? 2021 से 2026 ने इसको प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, ये 2021 से 2026 के। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए किस सामाजिक संस्था के साथ समझौता किया है? तो ल्यूपिन फाउंडेशन मिलकर काम कर रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए। ग्रीन बॉक्स ये पर्यावरण संबंधित है। ब्लू बॉक्स क्षतिपूर्ति संबंधित है। अंबर बॉक्स व्यापार से संबंधित है और स्पेशल बॉक्स निवेश सहायता संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अल्पकालिक ऋण ये 18 महीने के लिए जो ऋण देता है। मध्यकालीन ऋण 18 महीने से 7 वर्ष का ऋण को कहते हैं। दीर्घकालिक ऋण ये 7 वर्ष से 25 वर्ष तक के ऋण जो प्रदान करता है उसे कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में हुई थी। माप तौल की मौद्रिक प्रणाली कब अपनाई गई थी? 1957 में। ICDS योजना का प्रारंभ 1975 में हुआ था। मिड डे मील का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से हुआ था। पढ़े भारत बड़े भारत योजना आरंभ इसका 27 अगस्त 2014 को हुआ था। प्राथमिक विद्यालय की गुणवत्ता सुधार के लिए लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाया गया था। एकीकृत कृषि विपणन योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई थी। किसानों को अधिक बाजार उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005-06 में आई थी। वर्ष 2014-15 में समेकित बागवानी विकास का इसको हिस्सा बना दिया गया। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उन 8 राज्यों के लिए अलग योजना है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 16 अगस्त 2007 को प्रारंभ हुई। केंद्र 100% इसके लिए अनुदान देती है। लक्ष्य इसका 11वीं योजना में कृषि क्षेत्र में 4% की वार्षिक वृद्धि लाना था। तरंग, ई-ट्रांस व दीप मोबाइल ऐप किससे संबंधित हैं? तो बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता से संबंधित हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ये शुरू किए गए थे। ब्लू चिप क्या है? तो ऐसी कंपनियां जो सुदृढ़ होती हैं तथा जिसमें शेयर धारकों की हानि की संभावना नगण्य होती है। माइक्रो क्रेडिट या सूक्ष्म ऋण बिना किसी प्रतिभूति जमानत के समाज के अत्यंत कमजोर या गरीब वर्ग को ये जो ऋण प्रदान किया जाता है सूक्ष्म ऋण कहलाता है। इसकी अवधारणा बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस, ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनुस को। ट्विन डिफिसिट जुड़वा घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटे को मिलाकर जुड़वा घाटा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जब राजकोषीय घाटा चालू खाता घाटा दोनों का एक साथ जिक्र करेंगे तो इसको ट्विन डेफिसिट कहते हैं। भारत में AEZ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति कब आई थी भारत में? अप्रैल 2000 में घोषित हुई थी। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट का सूत्र क्या है? तो कुल व्यय में से कुल राजस्व आय और अंतिम रूप से प्राप्त पूंजीगत प्राप्तियां इनको मिला दिया जाता है, घटा दिया जाता है। राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय में राजस्व आय को घटा देते हैं।
प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं। ग्रीन फील्ड एफडीआई किसे कहते हैं? नई परियोजनाओं में निवेश को। ब्राउन फील्ड एफडीआई किसको कहते हैं? पूर्व से चली आ रही योजना में निवेश को। खुले बाजार की कार्रवाई जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई की एक आरबीआई द्वारा अपनाने जाने वाला उपकरण है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल तथा अन्य स्वीकृत पत्रों का खुले बाजार में क्रय विक्रय के माध्यम से तरलता को कम या अधिक करना ही खुले बाजार की कार्रवाई कहलाता है। विभिन्न समितियां कृषि के क्षेत्र में राज्य समिति कृषि जोत कर से संबंधित थी, वैद्यनाथन सिंचाई संबंधित थी, खुसरो कृषि साख से संबंधित थी, गुरु कृषि विपणन संबंधित थी, वेणुगोपालन पीडीएस से संबंधित थी, हनुमंतराव उर्वरक से और रवे या दवे समिति कृषि साख पद से संबंधित थी। उद्योग से क्षेत्र संबंधी समिति हजारी औद्योगिक नीति से, गोस्वामी औद्योगिक गुणवत्ता से, दत्त औद्योगिक लाइसेंस से, अर्जुन सेन सार्वजनिक उद्यम से, भावे कंपनी सूचना से। बैंक नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से, गोईपुरिया बैंकिंग सेवा सुधार से, सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली से, मल्होत्रा कमेटी बीमा सुधार से, बाघुल समिति म्यूचुअल फंड से संबंधित थी। कर वांचो समिति प्रत्यक्ष कर से, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से, एलके झा कमेटी अप्रत्यक्ष कर से, पार्थ सारथी कमेटी कर नीति से, वाई वी रेड्डी कमेटी कर छूट सीमा से। गरीबी तथा बेरोजगारी संबंधित लकड़वाला कमेटी गरीबी अनुमान, दांतेवाला बेरोजगारी अनुमान, भगवती बेरोजगारी, सेनगुप्त समिति शिक्षित बेरोजगारी, भूतलिंगम मजदूरी। इसके अलावा सरकारिया कमेटी केंद्र राज्य संबंध, महालनोबिस कमेटी राष्ट्रीय आय, रंगराजन कमेटी भुगतान संतुलन, स्वामीनाथन आयोग जनसंख्या नीति, वानुका प्रतिभूति बाजार, मालेगाम प्राथमिक पूंजी, राकेश मोहन आधारिक संरचना, डीके गुप्ता दूरसंचार। हाँ, एक करेक्शन कर लीजिएगा, बीच में मैंने कहीं पर बोला था महबूब उल हक को बांग्लादेशी बताया था। बांग्लादेश के नहीं, पाकिस्तान के ये वित्त मंत्री थे, पूर्व वित्त मंत्री थे, ठीक है। पीक्यूएलआई का विकास इन्होंने किया था, सॉरी पीक्यूएलआई नहीं, जो एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अवधारणा का विकास किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था, ठीक है। मॉरिस ने पीक्यूएलआई का विकास किया था। कई बार प्रश्न आ चुका है तो क्लियर कर लीजिएगा इसको। बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, प्रीलिम्स में कई बार सुन लीजिएगा इसको।